हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो हम टॉपिक कर रहे थे सहायक संधि। सहायक संधि के बारे में 5-6 क्लासेस ऑलरेडी हमारे हो चुकी हैं और अब हम पढ़ रहे थे कि सहायक संधि जो है लॉर्ड वेल्जली ने किन किन राज्यों के साथ की थी। उसमें जो है हमने पिछली क्लास में हैदराबाद राज्य के साथ सहायक संधि के बारे में पढ़ा कि हैदराबाद राज्य सबसे पहला राज्य था जिसके साथ सहायक संधि की गई थी। अब हम पढ़ने वाले हैं अवध के साथ सहायक संधि कि लॉर्ड वेल्जली ने किन कारणों से किन राज्यों के साथ युद्ध करके सहायक संधि को मजबूर किया और किन राज्यों ने उसकी सहायक संधि को बिना युद्ध के ही स्वीकार कर लिया। तो हम सब इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ते हैं अवध के साथ सहायक संधि। आई होप आपको जो पिछली क्लासेज है वो सारी समझ आई होगी। आप नेक्स्ट क्लास देखने से पहले पिछली क्लासेस को ज़रूर देखें ताकि आपको क्लास अच्छे से समझ आ सके, आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। जब तक आप पिछली क्लासेस नहीं देखेंगे आगे की क्लासेस जो है आपको इतनी समझ नहीं आएगी। अगर सीक्वेंस से क्लासेस को देखकर याद करेंगे पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। इस टॉपिक पर हमारी 1 या 2 क्लासेज और होंगी, उसके बाद हमारे सहायक संधि वाला टॉपिक जो है वो पूरी तरह से डिटेल से जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं कि अवध के साथ सहायक संधि। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध का नवाब। देखिए, हैदराबाद राज्य के राजा को कहा जाता था क्या? निजाम। और अवध के राजा को क्या कहा जाता है? नवाब। याद रखिएगा कि अवध के नवाब के बीच 1756 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के समय राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। मतलब अवध के साथ जो है अंग्रेजों का आना जाना या अवध के साथ उनका लिंक कब जुड़ा? तो इलाहाबाद की संधि के कारण। इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1756 नहीं, 1765 आएगा। 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध में अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया। कि इलाहाबाद की संधि कर ली अंग्रेजों ने अवध के साथ। उसके बाद जो है कंपनी ने धीरे धीरे अवध में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, उसके मामलों में दखल देना शुरू कर दिया। मतलब वहाँ पर इनका काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव स्थापित होने लगा। 1798 में अवध लगभग 10,000 सैनिकों की अंग्रेजी सैन्य जो है तैनात कर दी गई। कि जो 1798 जब लॉर्ड वेल्जली आया था भारत में गवर्नर जनरल के रूप में, उस समय जो है अवध में 10,000 अंग्रेजी सेना छोड़ दी गई थी। किसने? अंग्रेजों ने छोड़ दी 10,000 सेना। और इस सेना के खर्च के लिए जो है नवाब को 74 लाख रुपए वार्षिक देने पड़ते थे। कि 10,000 सैनिकों के खर्चे के लिए अवध के नवाब को 74 लाख रुपए 1 साल का देना पड़ता था इस सेना का खर्चा। यह रकम इतनी अधिक थी कि नवाब जो है इसे रेगुलर नहीं दे पाता था अंग्रेजों को। कि सेना का खर्चा नवाब के लिए इतना ज़्यादा महंगा पड़ रहा था कि नवाब जो है वो अंग्रेजों को रेगुलर इतने पैसे नहीं पहुंचा पा रहा था। लॉर्ड वेल्जली ने भारत आते ही कि जब 1798 में लॉर्ड वेल्जली आता है भारत में, तो उसने नवाब पर सेना में वृद्धि करने का दबाव बनाना आरंभ कर दिया। कि 10,000 सैनिक जो है वो काफ़ी कम है, आप सेना में ज़्यादा वृद्धि करो, आप अपने राज्य में जो है अंग्रेजी सेना की भर्ती ज़्यादा करो। और जो अपने राज्य की जो सेना है, जो पहले से आपके राज्य के सैनिक हैं, उनको कम कर दो और अंग्रेजी सेना की संख्या आपके राज्य में बढ़ा लो। तो ये लॉर्ड वेल्जली ने किस पर प्रेशर बनाया? ये अवध के नवाब पर। उसने अवध के नवाब को लिखा कि अवध को जो है अफगानों के आक्रमण के अवध राज्य पर अफगान आक्रमण का खतरा था और मराठों से अवध को खतरा था। तो इन आक्रमणों से बचने के लिए जो है अंग्रेजी सेना में वृद्धि करनी जरूरी है, क्योंकि अंग्रेज सैनिक ज़्यादा ट्रेंड हैं, ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ज़्यादा अच्छे से युद्ध लड़ना जानते हैं। इसलिए जो है अंग्रेजी सेना में वृद्धि करनी जरूरी है। इस समय अवध का नवाब कौन था? सआदत अली खान। कि जब लॉर्ड वेल्जली भारत में गवर्नर जनरल के रूप में आया तो इस समय अवध का नवाब कौन था? अवध का राजा कौन था? सआदत अली खान। नाम याद रखिएगा। तो वेल्जली ने नवाब से कहा कि सेना के खर्च को पूरा करने के लिए वह अपनी जो नियमित सेना है, मतलब कि उसके पास राज्य में जो पहले से उसके खुद के सैनिक हैं उनको तो कम कर दे और राज्य में जो है अंग्रेजी सेना की संख्या बढ़ा ले, क्योंकि राज्य की रक्षा जो है वो
अंग्रेजी सेना ही करेगी, और अंग्रेजी सेना की संख्या अगर कम रहेगी तो जब आक्रमणकारी आक्रमण करेंगे तो हम उनका सामना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये लॉर्ड वेल्जली ने जो है चाल चली, कूटनीति से काम लिया कि अवध में जो है अंग्रेजी सेना की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। वेल्जली ने अवध में अंग्रेजी सेना बढ़ा दी और नवाब को इस सेना का खर्चा देने के लिए कहा कि वेल्जली ने पहले तो 10,000 सैनिक थे अंग्रेजों के अवध में, अब वेल्जली ने और ज़्यादा संख्या बढ़ा दी और नवाब को कहा कि इस सेना का खर्चा जो है वो आपको देना है। तो नवाब ने कई दिनों तक तो जो है विरोध किया लॉर्ड वेल्जली के इस बात का, कितना खर्चा मैं नहीं दे सकता, लेकिन वह जो है अकेला था, उसका साथ देने वाला कोई नहीं था, जबकि अंग्रेज शक्तिशाली थे। तो नवाब जो है वो ज़्यादा दिनों तक विरोध नहीं कर सका। अतः 1801 में जो है अवध के साथ सहायक संधि कर ली गई और अवध के नवाब सआदत अली खान ने जो है इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। तो मतलब कि सहायक संधि अवध के साथ डन हो गई, पक्की हो गई। तो इस संधि की शर्तों को हमें पता ही है कि सेना रखी जाएगी, एक अंग्रेज अधिकारी रखा जाएगा, अवध का राजा जो है वो किसी भी अन्य को नौकरी पर नहीं रखेगा, ऐसे करके जो है इसकी सारी शर्तें थी। इस संधि के अनुसार नवाब ने सहायक सेना के खर्च के रूप में गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र, मतलब बीच का क्षेत्र जो गंगा और यमुना नदियों के बीच का क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होता है, क्योंकि वहाँ पर पानी की सुविधा होती है, तो जो है फसल अच्छी होती है। तो बीच का क्षेत्र और रोहिलखंड क्षेत्र जो है पूरा प्रदेश अंग्रेजों को प्रदान कर दिया कि इन क्षेत्रों से जो भी टैक्स आएगा, जो भी भू राजस्व आएगा, उससे जो है आप अपनी सेना का खर्चा निकाल लेना। तो इस क्षेत्र से जो है वो कंपनी को 1,35,000 वार्षिक कर के रूप में आमदनी होती थी। मतलब आप मान लो कि 1.5 लाख से थोड़ा कम अंग्रेज़ों को यहाँ से टैक्स मिलता था 1 साल का, और ये जो है सेना के खर्च उठाने के लिए काफ़ी ज़्यादा था। मतलब अंग्रेज़ों के पास पैसे बच भी जाते थे सेना पर खर्च करने के बाद। मतलब अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा हुआ ये प्रदेश मिलने से, उन्हें यहाँ से खूब आमदनी हुई। इस प्रकार नवाब का लगभग आधा राज्य कंपनी के अधिकार में चल गया, क्योंकि इम्पोर्टेंट जगह थे, इम्पोर्टेंट क्षेत्र, जैसे कि सबसे उपजाऊ जगह अंग्रेजों को दे दी, और रोहिलखंड का क्षेत्र था वह भी काफ़ी उपजाऊ था। तो ये क्षेत्र जब अंग्रेजों के पास चले गए तो नवाब के पास जो है वो कम ही उपजाऊ भूमि बची थी। मतलब ये मान लीजिए कि आधा राज्य जो है वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। इस संधि के अनुसार अंग्रेजी सेना अवध के किसी भी भाग में तैनात की जा सकती थी, कि जो ये सहायक संधि हुई थी उसके अनुसार जो है अवध राज्य जो था उसके जो है कहीं पर भी अंग्रेजी सेना को रखा जा सकता था। कभी किसी गांव में, कभी किसी नगर में जो है अंग्रेजी सेना को रखा जा सकता था। इसके अलावा कंपनी ने अवध की आंतरिक और बाहरी रक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, क्योंकि अंग्रेजी सैनिक ही अवध में ज़्यादा रहते थे। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि अवध की रक्षा की जिम्मेदारी टोटली हमारी रहेगी, और अवध राज्य में जो है एक ब्रिटिश रेजिडेंट या अधिकारी की नियुक्ति कर दी, जिसके माध्यम से जो है ये आपस में बातचीत करते थे, जो कि हमने इसकी शर्तों में भी पढ़ा था कि अंग्रेज़ अधिकारी की नियुक्ति करते थे, अंग्रेजी सेना को रखते थे, विदेशियों को नौकरी नहीं देने देते थे। इन सब के बारे में ये शर्तों में ही आ जाता है। इस प्रकार जो है अवध में कंपनी की सर्वोच्चता जो है वो पूरी तरह स्थापित हो गई। तो हमें अवध के साथ जो है आप बोर मत होइए, ठंडे दिमाग से शांति से सोचिए कि अवध के साथ सहायक संधि कर रहा है। अवध में जो है उसने पहले अंग्रेजों ने सैनिक भर्ती की, क्योंकि अवध के साथ जो है जब संधि हुई थी पीछे 1765 में, उस समय से जो है कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे थे अंग्रेज अवध में। तो उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि ज़्यादा सेना रखनी पड़ेगी, क्योंकि अवध पर खतरा मंडरा रहा है और खतरों से निपटने के लिए अंग्रेजी सेना की भर्ती ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने और ज़्यादा सैनिक रख दिए इस तरह से करके। और फिर उन्होंने सआदत अली खान को कहा कि आप सेना के खर्चे के लिए पैसे दो। तो जब पैसा प्रॉपर नहीं पहुंच रहा था नियमित रूप से, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि आप हमें कुछ प्रदेश दे दो जिससे कि हम सेना का खर्चा निकाल लें। तो जो है गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र और रोहिलखंड का क्षेत्र जो वो अंग्रेज़ों को दे दिया गया सेना के खर्चे के लिए, और ये काफ़ी उपजाऊ भूमि थी, तो यहाँ से अंग्रेज़ों को काफ़ी आमदनी हुई, उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। तो इस तरह से जो है 1801 में अंग्रेज़ों के साथ अवध ने सहायक संधि कर ली
और कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो अवध था वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। तो बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये मान लीजिए कि बिना युद्ध किए ही यहाँ पर संधि हो गई। पिछला राज्य हैदराबाद भी था, वहाँ पर भी बिना युद्ध की ही संधि हो गई, सहायक संधि। और अवध ने भी जो है बिना युद्ध की ही अंग्रेजों से सहायक संधि स्वीकार कर ली। और फिर संधि की शर्तों को हमने बार बार रिपीट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि क्या क्या शर्तें होती। तो वो शर्तें सारी सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को माननी पड़ती थी। मैं छोटी छोटी क्लासेस में आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप पर बोझ ना पड़े, आपको टफ ना लगे ये टॉपिक। छोटे छोटे क्लासेस में पढ़ेंगे तो बुना तो बोर होंगे और याद भी आसानी से हो जाएगा। जैसे कि पिछले में हमने हैदराबाद को पढ़ लिया तो आपको टेंशन नहीं रही, बिल्कुल हैदराबाद का पॉइंट देखा, क्लियर हो गया, समझ आ गया, ठीक है, क्लास 1 खत्म हो गई। अब दूसरे में हम मैसूर अवध को पढ़ लिया, उसके बाद हमने मैसूर को पढ़ा, मैसूर के बाद हमने अवध को पढ़ लिया। ऐसे बारी बारी से पढ़ेंगे तो एक तो क्लास लंबी नहीं होगी, क्लास में बोर नहीं होंगे और याद भी इजी से होता है, प्रेशर नहीं बनता माइंड पे। इसलिए जो मैं आपको छोटे छोटे क्लासेस में जो है ये टॉपिक कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए आज का हमारा जो है ये अवध का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया कि अवध के साथ सहायक संधि कैसे की गई। तो अब आगे जो है हम मराठाओं के साथ पढ़ेंगे कि मराठाओं के साथ अंग्रेजों ने सहायक संधि को किस प्रकार पूरा किया। चलिए ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं बार बार कह रही हूँ प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको क्लास अच्छी लग रही है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।